नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम आदिकाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत जितने भी हमारे साहित्य आते हैं तो हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो उनमें हमने दो प्रमुख साहित्यों पर चर्चा कर ली है पूरा विस्तृत रूप में, डिटेल में, अभ्रंश साहित्य और जैन साहित्य। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है आदिकाल के अंतर्गत, जो हमारा साहित्य चल रहा है, तृतीय साहित्य रासो साहित्य चल रहा है, जिसमें रासो साहित्य को हमने पूरा देख लिया है। और उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख हमारे रचनाकार हैं और रचनाएं हैं, तो उनके विषय में इस समय चर्चा चल रही है। तो उसमें हमने प्रमुख जो हमारी पहली रचना है खुमार रासो दलपति विजय जी की, तो वो हमने पूरा उसको विस्तृत रूप में देख लिया है। और सेकंड हमारी जो रासो साहित्य की जो हमारी सेकंड प्रमुख रचना है, दूसरी प्रमुख रचना है, तो वो है बीसल देव रासो। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि बीसल देव रासो किसकी रचना है और इसका समय क्या रहा है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग समय माना गया, भिन्न भिन्न समय माना गया है। और तो हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं कि किसने क्या समय माना है और विभिन्न विद्वानों का मत क्या रहा है, निर्धारित समय क्या रहा है उनके अनुसार। और इस जो बीसल देव रासो है, इसके नायक कौन है और इसकी नायिका कौन है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। और इसका कथानक क्या रहा है, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी करेंगे। और ये कितने खंडों में विभक्त किया गया और इसका काव्य रूप क्या है, रस क्या है, तो इन्हीं सब विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। और इसको हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे क्योंकि क्लास लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में रखूंगी। तो प्रथम पार्ट जो हमारा है वो आज मैं आपको प्रथम पार्ट इसका बीसल देव रासो का जो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो रचनाकार जो रहे हैं नरपति नाल जी हैं। और समय सीमा की बात करते हैं तो इसकी समय सीमा क्या रही है, तो विक्रमी संवत में माना है 1212 ईस्वी का समय जो माना गया है। 1212 विक्रमी संवत का समय है और ईस्वी सन में निकालेंगे तो -57 कर देंगे तो आपको समय आ जाएगा 1155 का। 1212 विक्रमी संवत का समय माना गया है और ईस्वी सन में जब निकालेंगे तो 1155 का समय। तो ईस्वी सन में 1155 और विक्रमी संवत 1212, ये किसके अनुसार माना गया है, तो ये जो समय माना गया है वो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये समय माना है। 1212 विक्रमी संवत का समय आचार्य शुक्ल जी ने माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बीसल देव रासो का ये समय माना है। अच्छा, अब शुक्ल जी का आधार क्या है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि आचार्य शुक्ल जी ने माना है, हजारी प्रसाद जी इनके जो मत से सहमत हैं। 1212 ईस्वी का 1212 से विक्रमी संवत का समय है और ईस्वी सन में निकालेंगे तो 1155 का समय निकलेगा। तो शुक्ल जी का आधार क्या रहा है, किस आधार पे इन्होंने 1212 का समय मान लिया है, तो इन्होंने ये जो पंक्ति है संवत 1272 मझारी जेठ बदी नौमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई सारता टूठी ब्रह्म कुमारी। तब संवत 1272, जिस हिसाब से देखेंगे 1272, किसी ने इसको 1272 भी माना है, कुछ विद्वानों ने इसको संवत इस पंक्ति के अनुसार संवत 1272 मझारी जेठ बदी नौमी बुधवार, जेठ की नौमी बुधवार को नाल रसायन आरंभई, रसायन आरंभ हुआ। मतलब रसायन क्या होता है, अब देखिए रसायन थोड़ा सा समझ लीजिए रसायन क्या होता है। रसायन काव्य है, एक तरह का काव्य है जिसको काव्य या कविता भी कहा जाता है, काव्य या कविता कह सकते हैं। तो रसायन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, काव्य या कविता। और नाल रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमार, तो इस तरह से जो ये आधार दिया है शुक्ल जी का आधार, तो ये पंक्ति है, आप लोग इसे मेंशन कर लें, उसे याद भी रखें। ये किसकी पंक्ति पूछ सकता है, शुक्ल जी का आधार क्या रहा है, तो आप ये पंक्ति जो है मेंशन कर लें। और इसी आधार पे शुक्ल जी ने जो है बीसल देव रासो का जो समय माना है 1212 का समय माना है। और कुछ विद्वान, आप इसे भी संवत 1272 मझार, इस पंक्ति के हिसाब से कुछ विद्वानों ने इसका जो समय माना है वो 1272 का समय माना है। तो आप इसे भी मेंशन कर लें और थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये जो समय माना गया है, अब थोड़ा सा हम जो है इस पे विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित समय इस पे चर्चा करते हैं कि प्रमुख विद्वानों के अनुसार क्या क्या समय माना है, किस विद्वान ने क्या समय माना है, तो थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी कर लेते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल जी का जो एक ही मत रहा है बीसल देव रासो के समय के बारे में,
तो इन्होंने जो है 12वीं शताब्दी का समय माना है। और मोतीलाल मिनारिया जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो बीसल देव रासो का समय माना है 17वीं शताब्दी का। अच्छा, मोतीलाल मिनारिया जी, इससे पहले जो मैंने आपको प्रमुख रचना के बारे में बताया था खुमाड़ रासो, तो मोतीलाल मिनारिया जी ने उसका भी समय 17वीं शताब्दी का माना है। तो आप लोग ये याद रखें कि बीसल देव रासो और ये जो हमारा ये है खुमाड़ रासो, उन दोनों का ही समय मोतीलाल मिनारिया जी के अनुसार 17वीं शताब्दी। तो आई होप आप लोगों को समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मोतीलाल मिनारिया जी ने जो समय माना है 17वीं शताब्दी का माना है। और मिश्र बंधुओं की बात करते हैं तो मिश्र बंधुओं ने इसकी समय सीमा क्या मानी है, तो इन्होंने जो है विक्रमी संवत में माना है 1220 ईस्वी के आसपास। ये 1220 है जो मिश्र बंधुओं ने विक्रमी संवत में 1220 ईस्वी के आसपास का समय मान लिया है। और कहीं ना कहीं वही जो कुछ ही समय का अंतर है, 1212 का माना है शुक्ल जी ने और 1220 का इन्होंने माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात करते हैं तो इन्होंने भी विक्रमी संवत में माना है। और कितना समय माना है, 1058। इनका समय थोड़ा पीछे चला गया है। इन्होंने जो माना है विक्रमी संवत 1058 का समय माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और सीताराम जी की बात करते हैं तो सीताराम जी ने विक्रमी संवत 1272 का समय माना है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ विद्वानों ने कुछ 1272 का समय इसका मानते हैं। और वर्तमान शोध, मतलब जो अभी जो इस पे रिसर्च हो रहा है, अभी जो इस पे शोध अन्वेषण हो रहा है, तो उसके बारे में बात करें, अभी जो इस पे रिसर्च चल रहा है तो उसके हिसाब से वर्तमान शोध आज की जो मतलब जानकारी के हिसाब से बताते हैं तो उसका जो समय है वो 11वीं शताब्दी का माना जाता है। तो ये जो है सर्वमान्य मत भी है, सभी लोग इससे सहमत हुए कि हाँ 11वीं शताब्दी का समय है ये। और सर्वमान्य मत है, 1036 का समय माना जाता है। और किस आधार पे ये माना गया है, वर्तमान शोध जो किया गया उसमें 11वीं शताब्दी का समय माना जाता है, ये सर्वमान्य मत रहा है। और किस आधार पे ये माना जाता है, तो थोड़ी सी ये एक पंक्ति है, आप लोग उससे भी देख लें। संवत सहज 73 जानी नाल कबीसर सरसीय वाणी, मतलब संवत सहज 73 जाने, सहज 1000 1000 मतलब 73 जान के नाल कबीसर सरसिया वाणी। तो ये जो समय माना जाता है कि इसी के आधार पे जो ये समय माना जाता है, मतलब 11वीं शताब्दी, संवत सहज, संवत 100 और सहज 1000 मिलके 11वीं शताब्दी हो गया। तो ये जान के इसका समय जो है सर्वमान्य मत ये रहा है 1036 ईस्वी सन में निकालेंगे तो 1036, और संवत में मानेंगे विक्रमी संवत में तो 11वीं शताब्दी का समय माना जाता है। तो इस तरह से नाल कबीशर सरसिया वाणी, तो इस तरह से ये इस पंक्ति के हिसाब से। और ये किसके आधार पे माना गया और किसके द्वारा माना गया, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये मान्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा मान्य है, तो फिर ये सर्वमान्य ही मत ही होगा। तो क्योंकि ये नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी ये समय मान लिया, 11वीं शताब्दी का समय जो माना है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा भी मान्य है। और इसके नायक कौन है, तो नायक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ग्रंथ हमारा ये है बीसल देव रासो, तो इसके जो नायक हैं वो बीसल देव तृतीय का इसमें वर्णन है। तो ऑफिस सी बात है, जब यहाँ पे तृतीय दिया गया है तो बीसल देव नाम के और भी कई राजा हुए होंगे। और इसमें जो जिस बीसल देव की चर्चा हो रही है तो वो बीसल देव तृतीय का वर्णन है, और जिन्हें विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। आगे मैं इसको आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपको जो है नायक नायिका का थोड़ा सा परिचय करा दे रही हूँ, और कथानक को भी संक्षिप्त में बता रही हूँ। और द्वितीय पार्ट में, सेकंड पार्ट में जिसको बोलते हैं, तो उसमें मैं आपको इसको थोड़ा सा इसकी कथानक के बारे में समझाऊंगी कि असल में इसका क्या मतलब, एक सारांश जैसा, थोड़े से कुछ शब्दों में सारांश मैं इसका जो बता दूंगी आप लोगों को। तो अभी जो है थोड़ा सा अभी नायक नायिका पे ही चर्चा करते हैं। तो ये कौन थे बीसल देव रासो, बीसल देव जी कौन थे, तो अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। ये अजमेर के चौहान वंश के शासक हुआ करते थे। और इनके पिता कौन थे, अड़ोराज, जिन्हें आना भी कहा जाता था। अड़ोराज, इनके पिता अड़ोराज, और ये आना के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनका जो है ये भी आप नाम मेंशन कर ले, आना, क्योंकि ये भी नाम इनका बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है, आना के नाम से जाने जाते थे। तो ये आप मेंशन कर लें, ये आना के नाम से भी जाने जाते थे। और नायिका की बात करते हैं तो नायिका कौन है, राजमती है। और राजमती कौन है ये, तो मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री हैं। जैसा कि आप लोगों ने भोज का नाम तो सुना ही होगा, मालवा के शासक थे भोज परमार, तो उनकी ये पुत्री हैं। और बीसल देव से इनका विवाह होता है, तो बीसल देव की पत्नी भी हैं ये। और मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री हैं और बीसल देव की पत्नी है ये। अब इसकी कथानक कितने खंडों में, खंडों की बात करते हैं तो कितने खंडों में विभक्त है ये, 4 खंडों में विभक्त है।
और चरणों की बात करते हैं, इससे 4 खंडों में विभक्त है। चरण की बात करते हैं तो 2000 चरणों में विभक्त है। ये इसकी जो कथानक है वो 4 खंडों में विभक्त है, 2000 चरणों में विभक्त है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को, ये जरूर आप मेंशन कर लें, ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कथानक क्या है, 4 खंडों में विभक्त है और 2000 चरणों में ये विभक्त है। अब प्रथम खंड में बीसल देव तथा राजमती का विवाह वर्णन। प्रथम खंड में क्या है, इसके तो 4 खंड हुए जैसा कि, तो मैंने प्रथम खंड में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रथम खंड में, इसके प्रथम खंड में क्या है। तो ये जो है बीसल देव तथा राजमती का विवाह वर्णन है प्रथम खंड में। और द्वितीय खंड में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि द्वितीय खंड में क्या दिया गया है। तो राजमती से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा चला जाना, मतलब राजमती से ये रुष्ट हो, अपनी पत्नी जो है बीसल देव जी राजमती से रुष्ट होकर के उड़ीसा चले जाते हैं। और तृतीय खंड में क्या है, राजमती का विरह वर्णन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पे विरह वर्णन होता है तो ऑफिस से बात है कि 12 मासा, 12 महीनों का उसमें जो है वर्णन किया जाता है। 12 महीनों का जो विरह का वर्णन किया जाता है। और वो जो महीना शुरू होता है, तो मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि 12 मासा के बारे में, कि वो जो महीना शुरू होता है विरह का, तो वो आषाढ़ मास से, जो विरह का मास शुरू होता है तो वो आषाढ़ मास से शुरुआत होती है उसकी। तो कुछ लोग उसको कार्तिक मास भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कार्तिक मास से नहीं। जो विरह का वर्णन है, तो बरसात का मौसम होता है तो बरसात में विरह का वर्णन अधिक होता है, तो इसलिए बरसात में जो है विरह बढ़ जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि आषाढ़ मास से जो है विरह वर्णन की 12 मासा में विरह की शुरुआत होती है। तो 12 मासा पद्धति है इसमें, आप इसे भी मेंशन कर लें। और चतुर्थ खंड में इसके क्या है, राजा भोज का अपनी पुत्री को वापस ले जाना। मतलब जब ये सब ये देखते हैं कि यहाँ इतना सब हो गया है, आगे मैं पूरी कथानक बताऊंगी आपको, अभी सिर्फ संक्षिप्त में बता रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं पूरा आपको डिटेल में थोड़ा सा समझा दूंगी, सारांश इसका बता दूंगी। तो चतुर्थ खंड में क्या है, राजा भोज का अपनी पुत्री को वापस ले जाना और बीसल देव का वापस आना और तथा दोनों का मिलन। अच्छा, चतुर्थ खंड में राजा भोज जो है अपनी पुत्री को वापस ले जाते हैं। जब बीसल देव चले जाते हैं वहाँ रुष्ट होकर के अपनी पत्नी राजमती से, तो उड़ीसा चले जाते हैं। तो फिर राजा भोज जब आते हैं या देखते हैं अपनी पुत्री की ये दशा, तो इस दशा को देख करके अपनी पुत्री की, तो राजा भोज अपनी पुत्री अर्थात राजमती को वापस अपने साथ ले जाते हैं। और बीसल देव का वापस आ जाना, इसमें फिर क्या है कि चतुर्थ खंड के अंत में क्या होता है कि बीसल देव का वापस आना और दोनों का मिलन हो जाना। कह सकते हैं इसका जो अंत है वो दुखद नहीं है, सुखद रहा है, क्योंकि बीसल देव वापस आ जाते हैं और फिर दोनों का मिलन हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो अंत रहा है वो सुखपूर्ण, सुखद रहा है कह सकते हैं। और काव्य रूप की विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसका काव्य रूप कैसा है, ये गेय है, मतलब गाया जाने वाला। और मुक्तक, गेय का आप समझते हैं गेय छंद कैसा होता है, गेय जो होता है वो गाया जाने वाला पद, जो पद गाए जाते हैं उसे गेय कहते हैं। मुक्तक है। और प्रधान रस क्या है इसमें, तो श्रृंगार रस जो है इसका प्रधान है। और जैसा कि वियोग वर्णन है तो वियोग भी है, तो वियोग श्रृंगार भी आप इसे कह सकते हैं। और श्रृंगार जो है इसमें प्रधान है, तो इसलिए श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो कौन सा रस प्रधान है आप याद रखें, बीसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है। जैसा कि औरों में जो और भी पृथ्वीराज रासों वगैरह ग्रंथ रहे हैं, इनमें सब में जो है वीर रस प्रधान है, वीर रस की प्रधानता है, लेकिन इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें कि इसमें बीसल देव रासों में जो रस प्रधान है वो कौन सा है, श्रृंगार रस। तो जैसा कि मैंने 4 खंडों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया है, आगे मैं डिटेल में इसको समझा दूंगी। तो प्रथम खंड में बीसल देव और राजमती का विवाह होता है, तो आप इसी से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कथानक क्या रहा होगा। और द्वितीय खंड में राजमती से रुष्ट होकर बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं। और तृतीय खंड में क्या है, राजमती का विरह वर्णन है। और 12 मासा पद्धति है जिसको कहते हैं। 12 मासा की शुरुआत किससे होती है, विरह की शुरुआत किससे होती है, किस मास से होती है, तो आषाढ़ के मास से होती है। आप बस इतना याद रखेंगे कि बरसात के महीने में जो है विरह बढ़ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा। ये खुद थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ें रहेंगी, आषाढ़ मास से ही शुरुआत होती है। कई ऑप्शन देता है 4, तो आप समझ जाइएगा थोड़ा सा, आषाढ़ है तो आषाढ़ से शुरुआत होती है, और आषाढ़ से ही बरसात की शुरुआत भी होती है। तो इस तरह से। और चतुर्थ खंड में इसके क्या है, राजा भोज का अपनी पुत्री को वापस ले जाना। राजा भोज जब देखते हैं कि हमारी पुत्री की यह दशा हो रही है और बीसल देव जो है वो छोड़ करके उड़ीसा चले गए हैं रुष्ट होकर के हमारी पुत्री से, तो राजमती से रुष्ट होकर के बीसल देव जब उड़ीसा चले जाते हैं, तो राजा भोज आकर के अपनी पुत्री को वापस ले जाते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, चतुर्थ खंड के अंत में क्या होता है, कथानक क्या है कि बीसल देव वापस आ जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है, राजमती और बीसल देव का मिलन हो जाता है।
और इसका काव्य रूप क्या है, तो गेय है, मुक्तक है, गाया जाने वाला, और मुक्तक काव्य रूप है, और प्रधान रस इसमें जो है श्रृंगार रस प्रधान है, और वियोग का वर्णन है तो वियोग रस भी होगा। तो इस तरह से समय को आप जरूर मेंशन कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि 1212 का समय माना है और 1155 का, और कुछ विद्वानों ने इसको 1272 का। किस आधार पे, तो ये इस पंक्ति को मेंशन कर लें, आप लोग इसे भी ध्यान रखें। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जैसा कि इसमें सारे एक एक पॉइंट ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक एक पॉइंट को मेंशन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार आप वीडियो को पूरा देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, चीज़ें माइंड में बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएंगी, तो आपको जो है कहीं इधर उधर और वीडियो तमाम सार कह सकते हैं। ये जो है, ये मैंने जो भी मैंने ये वीडियो बनाया है और आपके लिए मतलब वीडियो बना रही हूँ, जो भी ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये कहीं एक जगह से किसी बुक से लेके नहीं, ये कई जगह से मैंने ये 4-5 किताबों से, और ये जो है कह सकते हैं कि बड़े जतन से ये जो सार मैंने एकत्र किया है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपको बुक नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए जो है नाइंसाफ़ी होगी। तो बुक आप पढ़ते रहिए, वो भी आपके लिए जो है, ऐसा नहीं है 90% अगर यहाँ से मिल रहा है तो आपको 100 लेना है, तो आपको बुक भी पढ़नी है। लेकिन ये है जो ये मैंने आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आपके लिए जो मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं, बहुत मेहनत से तैयार करे हैं, तो इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।